स्वाति जी नमस्ते, प्रतिभा जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत ही उम्दा सवाल है कि भारतीयों की निवेशकों की कहाँ रुचि है, कहाँ झुकाव ज्यादा है। तो ये दिखाई देता है, अगर आंकड़ों को देखें या फिर पारंपरिक तौर से हम देखें तो दिखाई देता है कि एफडी की तरफ काफी झुकाव रहा है भारतीयों का। लेकिन कुछ आंकड़ों के सहारे हम देखें तो 2012 से लेके अब तक 2024 तक कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। तो अगर हम भारत को एक निवेशक के तौर से देखें, सारे भारतीयों के निवेशकों को एक निवेश के तौर से देखें, और अगर हम इक्विटी का अनुपात देखें 2012 में कितना था और आज की तारीख में कितना है, तो हमें पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई है इक्विटी में निवेश की। तो 2012-14 में इक्विटी में करीबन 5.4% का निवेश हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में 2024 में अगर हम देखें तो वही आंकड़ा करीबन 16.4% के करीब दिखाई देता है। तो वहां पे काफी वृद्धि, काफी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। एफडीज जो बहुत पसंदीदा विकल्प रहा है भारतीयों का, उसमें क्या हुआ है ये देखते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन आया है। 2014 में अगर हम देखें तो एफडीज में झुकाव करीबन 57% का हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में 37% हुआ है। तो वहां पे थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, डी ग्रोथ हुई है एफडीज में। तो एक एक जगह पे हम देख रहे हैं कि इक्विटीज में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है इन्वेस्टमेंट्स में, अनुपात में। और दूसरी जगह हम एफडीज देखते हैं तो वहां पे डी ग्रोथ हुआ है, गिरावट दिखाई देती है। लेकिन अगर परम आंकड़े देखें या एब्सोल्यूट देखें तो आज की तारीख में भी एफडीज इक्विटी से काफी हद तक आगे है। एफडीज 37% है और करीबन 16-16.5% इक्विटी है। तो परम आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो आज भी एफडीज एक पसंदीदा विकल्प दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर से ये भी दिखाई देता है कि इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ते हुए है। अगर ये ट्रेंड चालू रहा, ये पैटर्न चालू रहा, तो इक्विटीज की तरफ झुकाव बढ़ते जाएगा और कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस आते हुए हमें दिख पाएगा। ये थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है मार्केट को लेके, और उसके वजह से वॉलेटिलिटी भी काफी दिखाई दे रही है पिछले 2-3 महीनों से। स्पेशली ये टैरिफ और चालू होने की वजह से काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी दिखाई दी है। तो उसके वजह से क्या होता है कि मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप उसमें काफी परिवर्तन आते हुए दिखा है और उसमें झुकाव काफी कम होते हुए दिखा है। बल्कि इक्विटी एज अ होल पे ही झुकाव काफी कम होते हुए दिखा है। लेकिन एसआईपी ये माध्यम जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये माध्यम ऐसा है जो आपके लिए अनुशासन लेके आता है। अगर अनुशासन लेके आता है तो मार्केट में उतार चढ़ाव ये तो चलते ही रहेगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एसआईपी को बंद करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन निवेशकों ने एक थोड़ा सा बैकस्टेप ले लिया है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, जिसके वजह से कुछ लोगों ने एसआईपी बंद कर दिए। कुछ आंकड़ों के सहारे से बताना चाहूंगा कि एसआईपी बंद करने से कितना नुकसान हो सकता है। अगर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हम अगर रिटर्न्स देखें एसआईपी के भी पिछले 20 सालों के लिए 2005 से लेकर 2025 तक, तो जितने लोगों ने फर्स्ट ईयर में निगेटिव रिटर्न्स आए इसके वजह से एसआईपी बंद कर दी, तो अगले 4 सालों के लिए अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखे तो करीबन 12-13% की आ सकती थी। तो उन्होंने काफी अच्छी रैली मिस कर दी। तो एसआईपी जो है उसको बंद करना बिल्कुल ही गलत बात होगी। तो मेरा कहना यह है कि एसआईपी सर्वप्रथम आप निवेश करते हो एसआईपी के द्वारा एक अनुशासन लाने के लिए और अनुशासित तरीके से निवेश करने के लिए। तो अगर मार्केट नीचे भी आ जाए या चाहे तो ऊपर भी चला जाए, तो आपको एसआईपी में रुकावट लानी नहीं चाहिए। और एसआईपी एक बहुत बढ़िया डोमेस्टिक इन्फ्लोज का साधन रही है। दूसरी चीज ये कहूंगा कि एफआईआईएस का फ्लोज जो है वो भी इम्पैक्ट करता है। और एक काफी डेटा पॉइंट अच्छा उभर के आता है कि कई हफ्तों पहले हमने देखा था कि एफआईआईएस का लॉन्ग शॉर्ट डेटा एक हमें बताता है कि कितनी प्रतिशत एफआईआईएस लॉन्ग यानी खरीद रहे हैं और कितने प्रतिशत शॉर्ट यानी बेच रहे हैं। तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले करीबन वो रेशियो 85-15 का था। 85% ऑफ एफआईआईएस बेच रहे थे, 15% खरीद रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से हमको रिवर्सल आते हुए दिख रहा है और वो 75% तक चला गया था, वापस 70% तक शॉर्ट का डेटा यानी बेचने वालों का डेटा आया हुआ है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, लेकिन 15% ये बॉटम है, उसके ऊपर ही जाते रहेगा। तो एफआईआईएस का भी काफी रोल प्ले हुआ है डोमेस्टिक में। एसआईपी बंद होने के कारण फ्लोज में रुकावट आई है। तो ये काफी सारी चीजें जिसके वजह से फ्लोज में हमको गिरावट दिखाई देती है।
पहले तो मैं फिलहाल का लैंडस्केप बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय निवेशकों का पैसा कहाँ पे है। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें, 2024 का डेटा देखें, तो पता ही चलता है कि 900 लाख करोड़ करीब करीब निवेश होते हैं। उसमें से 50% जो है वो फिजिकल एसेट्स मतलब गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश होते हैं, और बचे 50% करीबन 459 करोड़ फाइनेंशियल एसेट में निवेश हुए थे। उस 459 करोड़ में से भी 60% जो है वो डेट और डेट लाइक एसेट्स में निवेश हुए थे। जैसे आपके एफडी में निवेश हुए थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश हुए थे, डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुए थे। तो सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश हुए थे करीबन 60% इन्वेस्टमेंट्स। और केवल 16%, 16 इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुए थे। जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पे काफी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एज अ कंट्री हम आज भी काफी पीछे है जहां इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर मैं वेटेड एवरेज रिटर्न्स देखूं सारे निवेशकों का, तो वो करीब करीब 7% के इर्द गिर्द आता है। तो कहने का मतलब यह है कि 7% रिटर्न के साथ हम बैरली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर पैसे से पैसा बनाना है तो करीबन 12-13% का एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी वेल्थ एडवाइजर या मैनेजर को पूछो या किसी एक्सपर्ट को पूछो तो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, और जब कहते हैं कि 70% इक्विटी में होना चाहिए, 30% डेट में होना चाहिए, लेकिन रियलिटी जैसे मैंने कहा 60% जो है वो डेट और डेट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में है। तो रियलिटी और बुक्स में काफी अंतर है। तो सबसे पहले वो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? जैसे मैंने पहले कहा, एक लक्ष्य निर्धारित करें, 12-13% रिटर्न का लक्ष्य निर्धारित करो, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। वो लक्ष्य कैसे पा पाओगे, उसकी रणनीति क्या होगी? करीबन 80% जो है वो इक्विटी में निवेश करना चाहिए, और 20% जो है वो डेट में निवेश करना चाहिए। अगर निवेश की अवधि 5 साल से ऊपर है, 3 से 5 साल के बीच में है, तो वही एलोकेशन 70% इक्विटी और 30% डेट में हो सकता है। और अगर 3 या 1 साल के नीचे है शॉर्ट टर्म के लिए, तो 100% ऑफ द मनी डेट में होना चाहिए। अगर इक्विटी में करना है तो कौन से सारे फंड्स करने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ 50% करीबन जो है वो लार्ज कैप में हो, 30% जो है वो मिड कैप में, और बचे 20% जो है वो स्मॉल कैप में हो। तो ये लार्ज कैप का ये इक्विटी का एलोकेशन होना चाहिए। और डेट में मेजरली गिल्ड फंड्स में अगर निवेश करोगे तो काफी फायदेमंद होगा। तो ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ और 12-13% का रिटर्न भी बना पाओ। इक्विटी के लिए मैं 5 फंडों का जिक्र करना चाहूंगा जो मेरे पसंदीदा फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो आपने कहा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप मेरा पसंदीदा फंड है, क्योंकि भले ही नाम उसका फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वो लार्ज कैप प्रॉक्सी है। करीबन 83% जो है वो लार्ज कैप में है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है अपनी कैटेगरी में। आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड, ये हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज में निवेश करता है। निफ्टी का अनुमान है करीबन 1.1% का यील्ड देंगे, और ये जिन कंपनियों में लगाता है तो वहां पे करीबन 3% यील्ड आने की गुंजाइश है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा। ये आउट परफॉर्म किया है निफ्टी एज वेल एज इसकी ओन कैटेगरी को। और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक काफी अच्छा फंड माना जाएगा लार्ज और मिड कैटेगरी में। तो ये 5 फंड्स का मैं जिक्र करूंगा, ये मेरे 5 पसंदीदा फंड।